तो जो हमारी वेबसाइट थी वो चलती कैसे थी, कौन सी फाइल की वजह से चलती थी? इंडेक्स की वजह से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट ना चले तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब वेबसाइट अपलोड हुई है, आपका जो सवाल था आपको इसका जवाब पता होना चाहिए था ना। हाँ जी, शाबाश, आप लोग बताएंगे। हमारी वेबसाइट अपलोड हुई है, लाइव है, अब मैं चाह रहा हूँ ना चले, डिलीट कुछ नहीं करना। मैं कहा डिलीट कुछ नहीं करना, सब कुछ वहीं रहे। ये तो नहीं ना डिलीट करें फिर अपलोड करें, फिर डिलीट करें फिर अपलोड करें, ऐसे तो नहीं करना। अब फाइल कौन सी फाइल है जो आपकी वेबसाइट को चलाती है? इंडेक्स। तो इंडेक्स की फाइल को रीनेम कर दें बस। मतलब आज की तारीख तक मेरी वेबसाइट चल रही थी, मुझे पता लगा उसमें तो कुछ बग्स आए हुए हैं ऐसे हैं, या उसमें कुछ अपडेट्स करनी है मैंने, अब वो लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए। तो मैं उसी टाइम अपनी होस्टिंग में जाऊंगा, वहां पे जाके इंडेक्स की फाइल पे राइट क्लिक करूंगा, रीनेम का ऑप्शन प्रेस करूंगा और इंडेक्स की जगह पे मैं इंडेक्स 01 कर दूंगा बस। फिर मैं उसमें जो अपनी ऑफलाइन चेंजेस कर रहा हूँ, अपडेट्स कर रहा हूँ, करता रहूंगा। 2 दिनों में जब मेरी सारी अपडेट्स मुकम्मल हो जाएंगी तो मैं नई इंडेक्स की फाइल अपलोड कर दूंगा और पुराने वाली फाइल को डिलीट कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट दोबारा से लाइव हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना बात? यानी जब हमारा दिल करे हम कर सकते हैं। जब आपका दिल करेगा भाई वेबसाइट ना चलेगा, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी सब डोमेन डिलीट करें और सब कुछ रिमूव करें, हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स को रीनेम कर देंगे। अगर इंडेक्स की फाइल का नाम index.html नहीं होगा तो वेबसाइट नहीं चलेगी। उसका नाम कुछ और कर दो, index-01 कर दो, index-pause कर दो, कभी मैंने पॉज की हुई है अभी। हाँ, मतलब अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम, मतलब उसका नाम इंडेक्स नहीं है तो उसने नहीं चलना। उसका नाम इंडेक्स होगा तो ही वो चलेगी, दूसरी सूरत में वो चलेगी नहीं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं आगे। आगे क्या जी हमारा टॉपिक, कैनोनिकल टैग। ये क्या होता है? कैनोनिकल टैग से क्या मुराद है? हमने पढ़ा था कि जी वेबसाइट के कंटेंट के मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा था कि वेबसाइट का कंटेंट जो है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। अब हम बात करने लगे हैं कि हमारी वेबसाइट, ये कैनोनिकल टैग भी हमारा ऑन साइट का ही हिस्सा है और टेक्निकल पार्ट का हिस्सा भी इसे हम कहते हैं कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट ऐसा है जो डुप्लीकेट है, मगर वो हमारा ही डुप्लीकेट है। यानी वो मेरा अबाउट अस का कुछ हिस्सा है, वहाँ पे मैंने होम से कुछ लिया हुआ है, या मेरा कोर्सेज का कुछ पार्ट है, उसके अंदर कोई एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस या एक पैराग्राफ होम में से लिया हुआ है। तो अब क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया ना। सो अब हम क्या कर लिया, क्रोलर भी कंफ्यूज हो गया, स्पाइडर भी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इसमें से इनका असल वाला कौन सा है, मैंने किसे क्राउल करना है, क्योंकि दोनों जगहों पर एक जैसा कंटेंट मिलना शुरू हो गया उसको। तो वो ये समझेगा कि भाई इसमें से असल क्या है। अब ये डुप्लीकेशन क्या है, ये हमने किसी की चीटिंग तो नहीं की है, ये हमने किसी की वेबसाइट से कुछ नहीं लिया हुआ, ये हमने अपनी ही वेबसाइट का कंटेंट यूज किया और हम अपनी ही वेबसाइट का कंटेंट यूज भी कर सकते हैं। ये डुप्लीकेशन की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, बल्कि ये किस लिए प्रॉब्लम किस लिए कर रहा है, ये क्राउलर को कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ कि भाई 2 पेज हो गए, एक courses.html और एक index.html। अब मैंने किसे क्राउल करना है, क्या मैंने इंडेक्स को क्राउल करना है या मैंने कोर्सेज को क्राउल करना है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये जो 2 वर्जन हमारे पास हैं टेक्स्ट के, इनमें से एक जो है वो ओरिजिनल है और एक कॉपी है। समझ आ गई ये बात की? यानी ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग लगाएंगे। अब ये कैनोनिकल टैग कहां पे लगेगा? पहली बात तो ये कि समझ में आ गया नहीं क्या बता क्या रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं भाई 2 पेज हैं हमारे ही 2 पेज हैं, एक हमारा होम का पेज है, एक हमारा कोर्सेज का पेज है। होम के पेज में भी एक पैराग्राफ है और वही वाला पैराग्राफ मैंने कोर्सेज डिस्क्राइब करते हुए भी लिख दिया। सो अब क्या हुआ कि एक ही जैसा कंटेंट 2 पेजेस पर आ गया, तो अब क्राउलर को कंफ्यूजन हुआ कि भाई मैंने रैंक करने के लिए किसे क्राउल करना है, क्या कोर्सेज को क्राउल करूं कि इस पेज को क्राउल करूं। सो इस मकसद के लिए हमें क्या करना है, कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल करना है। अब कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल कहां पे करना है? कैनोनिकल का टैग उस जगह पे इस्तेमाल करना है जिसे आप ये कह रहे हैं कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। मतलब एक आपका ओरिजिनल है और एक आपका कॉपी है। कॉपी का क्या मतलब है, कोर्सेज में कॉपी चल रही है जबकि इंडेक्स की फाइल में सब कुछ ओरिजिनल है। सो कैनोनिकल हम कभी भी इंडेक्स पे नहीं लगाएंगे। इसका तो मतलब ये है ना कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये आपका मास्टर पेज नहीं है। ये आपने कहां पे लगाना है कि आपने उस पेज पे लगाना है जो आपका डुप्लीकेट पेज होगा, यानी कंटेंट वाइज 100% डुप्लीकेट की बात भी नहीं कर रहे। तो आपने उस पेज पर जाकर ये कैनोनिकल ऐड कर देना है और ये कह देना है कि भाई यहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली ये टेक्स्ट हम
इस जगह से लेकर आए हैं और उसको आपने ओरिजिनल समझना है, ताकि जब क्राउलर आएगा तो उस टेक्स्ट को जब वो क्राउल कर रहा होगा तो उस टेक्स्ट के अगेंस्ट वो उस पेज को क्राउल नहीं करेगा, बल्कि किस पेज को क्राउल करेगा, वो होम पेज को क्राउल करेगा। बात समझ में आ गई है? यानी इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं क्राउलर को। यानी क्राउलर एक जगह आता है और उसको हम कहते हैं भाई यहां नहीं आना, कहीं और चले जाओ। क्राउलर की रीडायरेक्शन हो गई है। लेकिन क्राउलर जब आता है तो ये क्लाइंट को तो नहीं पता लग रहा कि वो कोर्सेज पर आया था तो होम पर चला गया, या होम पर आया था तो कोर्सेज पर चला गया। क्लाइंट को इस बात का नहीं पता, यानी कस्टमर को, व्यूअर को, जो वेबसाइट खोल रहा है उसे तो कुछ नहीं पता लग रहा। सो हम इसे यूं भी कह सकते हैं ना कि ये एक वर्चुअल रीडायरेक्ट है, यानी फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि भाई इस जगह नहीं, आप इधर आते हो क्लास मेरी लेने के लिए, ठीक है, बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है, कहता है आज इधर क्लास नहीं होनी, आज ग्राउंड फ्लोर पे क्लास होनी है, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया ना उसने कि इधर नहीं है, आज दूसरी जगह पर चले जाएं। तो रीडायरेक्ट तो ये है। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक वेबसाइट है xyz.com, कोई भी बंदा कीवर्ड के थ्रू या डायरेक्ट उस वेबसाइट का नाम लिखता है, एंटर करता है, तो आप xyz की बजाय yahoo.com पर चले जाते हो एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रीडायरेक्ट है और ये एक फिजिकल रीडायरेक्ट है। फिजिकली रीडायरेक्ट हो गया ना, ABC लिखा, याहू पर चले गए तो फिजिकली चेंज ही हो गया नाम पूरे का पूरा। लेकिन आपने कोई चीज सर्च की, क्राउलर ने उसको इंडेक्स करने के लिए एक पेज को क्राउल करना था, लेकिन आपने उसे मना कर दिया कि भाई इसे क्राउल नहीं करो, इसकी बजाय इस पेज को क्राउल करो। अब ये फिजिकली तो क्राउल नहीं है, क्राउलर कोई फिजिकल अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा, फिजिकली आप उसे देख भी सकते हैं। क्राउलर ने तो अपनी इंडेक्सिंग करनी है, नोट करना है और चले जाना है। तो ये वाला जो रीडायरेक्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल रीडायरेक्ट। यानी एक फिजिकल रीडायरेक्ट है जो इसके बाद का लेक्चर है मेरा, अभी इसके बाद स्लाइड वो ही हम शुरू करेंगे, और ये कौन सा है? ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ठीक है। तो क्राउलर को जो हम रीडायरेक्ट, कैनोनिकल से जो हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये वर्चुअली रीडायरेक्ट कर रहे हैं और यूजर को नहीं कर रहे, यानी ये उस बंदे को नहीं कर रहे जो आपकी वेबसाइट पर आया हुआ है। आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आपका कंटेंट पढ़ने आता है, वेबसाइट पढ़ने आता है, ये इंडेक्सिंग करने के लिए हम कैनोनिकल को कह रहे हैं कि भाई स्पाइडर को बता दो कि ये असल वाला पेज नहीं है। समझ आ गया होगा आई होप कि कैनोनिकल होता क्या है, ठीक है। अब ये हमें भी अंदाजा हो गया कि कैनोनिकल टैग है, रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो कंफर्म बात है कि भाई हेड में ही लगेगा, मतलब बॉडी में तो नहीं लग सकता ना, रीडायरेक्शन है ना, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, डेफिनेशन है, तो हम कभी भी कोई भी चीज बॉडी में तो नहीं लगाएंगे। और बॉडी में तो वैसे भी हम वो चीज लगाएंगे जो लोगों को दिखानी है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हम, ये तो हम सिर्फ स्पाइडर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, क्राउलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये किस में आएगी? हेड के पार्ट में आएगी। अब ये किस फाइल के हेड के पार्ट में आएगी? कौन सी फाइल के हेड के पार्ट में आएगी? जिसको हम डुप्लीकेट, गुड, जिसे हम डुप्लीकेट समझ रहे होंगे, जिस फाइल को हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेट है भाई, ये असल नहीं है, तो वहां पर जाकर हम कैनोनिकल लगा देंगे। और जिसको हम असल कह रहे होंगे वहां कुछ नहीं करना, उस फाइल के अंदर जाकर हमें कोई चेंज नहीं करनी है, हमें चेंज सिर्फ उसमें करनी है जिसे हम कह रहे हैं ये कॉपी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नीचे। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URL, you can use canonical tag to specify which version is the main one and thus should be indexed। ये बताया मैंने आपको कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है और इसको इंडेक्स होना चाहिए। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? हाँ जी, कौन से हिस्से में आएगा? हेड में आएगा। कैसे आएगा? लिंक, पहले हम क्या लिखेंगे? लिंक लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? href, और उसके बाद क्या लगाएंगे? उस वेबसाइट का URL जहां पर हम इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लें और नीचे, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक है। इस पेज पे लेकर आओ, यानी अगर आपकी फाइल इंडेक्स है तो आप कहोगे index.html का URL एंडिंग ये वाला टेक्स्ट ये होगा। और अगर ये हमने इस तरह लिखा होगा कि लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href कॉलन, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में? नीचे वाला फोल्डर में पड़ा हुआ, हाँ, वो हमने सिर्फ फोल्डर नहीं बताना बल्कि पूरा पाथ बताना है, ठीक है। हमें पूरा पाथ, यानी नीचे वाला लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और ऊपर वाला ठीक तरीका है कि पूरा HTTPS के साथ जो भी आपका URL पाथ है उस पेज का, वो मुकम्मल पाथ आपने उसको बताना है,
ठीक है। सो ये हो गया कैनोनिकल को बताने का तरीका। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल कहां पे आएगा, उस फाइल में आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कोर्सेज में डुप्लीकेशन है, अब ये आपने कब लगाना है, जब आपको डुप्लीकेशन लगे। और इवन आपको ये भी बता दूं कि ये कैनोनिकल का जो होता है ना, वो ये कह रहा होता है कि आप समटाइम एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, थीम एक जैसा होता है। और हम जब एसईओ टेस्टर लगाते हैं ना, एसईओ ऑडिट करते हैं, तो आपको ये भी कह सकता है अगर आपने कैनोनिकल यूज नहीं किया हुआ तो कहेगा भैया आपने तो कैनोनिकल ही यूज नहीं किया हुआ, तो हमें किसी एक पेज पे कैनोनिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि भाई ये किधर से लेकर आ रहे हैं इसको। अब ये सारी चीजों की प्रैक्टिस उस वक्त होगी जब आपके पास कोई ऑनलाइन चीज होगी, क्योंकि आप उससे इंप्लीमेंट करके देखेंगे ना, इंप्लीमेंट करेंगे, एसईओ टेस्ट करेंगे, फिर ही पता लगेगा ना कि भाई कौन कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो रही है, कहां आपसे बग्स हो रहे हैं, उनको हम कैसे रिमूव करें। ये नीचे भी मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कि अब भाई ये कैनोनिकल कैसे लगेगा वर्डप्रेस में। सो वर्डप्रेस की एसईओ में और कोडिंग वाली वेबसाइट की एसईओ में आपको भी पता है ना क्या फर्क होता है, कि वर्डप्रेस में प्लगइन बाय करना पड़ता है, प्लगइन के थ्रू एसईओ होती है, कोडिंग वाली में हमें कोड करना पड़ता है, कुछ बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एक प्लगइन लगा हुआ है, यीस्ट के नाम से लगा हुआ है ना, वाई का आइकॉन बना हुआ है। सो मैं एसईओ के प्लगइन में आऊंगा, और एसईओ के प्लगइन में आने के बाद आपने कहा आना है, एडवांस में आएंगे, और ये नीचे आते जाए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, इधर आकर आपने क्या कर देना, सिर्फ अब यहां पर वो इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना, यहां पर क्या हिस्सा आएगा भला, पेज का सिर्फ रेफरेंस आएगा, जो आपने एक रेफ इक्वल टू किया हुआ है ना, जी कौन सा हिस्सा आएगा, HTTPS से लेकर पेज स्लैश तक। यानी ये अब वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस में हमें कोडिंग तो नहीं करनी, वर्डप्रेस में तो उसने हमें प्लगइन दे दिया है, तो अब हम ये काम सारा प्लगइन के थ्रू कर रहे होंगे। थैंक यू। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ग्रुप में ऐड ना हो, ग्रुप में ऐड हो ना ऑफिस वाले से, सब ऐड है। ठीक हो गया। तो अब ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो इस तरह हम इसमें कर लेते हैं ये वर्डप्रेस में। इसका मतलब हुआ कि अगर वर्डप्रेस होगा तो एसईओ का प्लगइन तो आपको लेना ही लेना है, और अगर आप किसी की वेबसाइट की एसईओ करना चाह रहे हैं तो आप उसे कहेंगे कि आप प्लगइन बाय करके लो, क्योंकि अगर वो बाय नहीं होगा तो उसके अंदर बहुत कम फीचर्स होंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जो बाय प्लगइन होगा वही अच्छे फीचर्स के साथ चल रहा होगा। यानी एसईओ जब हमने करनी होगी तो इस तरह करेंगे। अदरवाइज एक और तरीका भी है कि हमारे पास एसईओ का प्लगइन नहीं है, तो जो हेडर वाली चीज़ें हैं, यानी जो हम हेड वाले पार्ट में लिखते हैं, तो वो वर्डप्रेस का भी एक हेड होता है, उसमें जाकर आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन बाकी की चीज़ों के लिए तो हमें फिर भी प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका हेड कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, साइट खोल के दिखाऊंगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा कैनोनिकल। समझ में आ गया कैनोनिकल क्या होता है। प्रीवियस लेसन में हमने कंप्लीट किया था ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स को, कि हमने इंप्लीमेंट करने हैं उसको, ऐसे ही है ना। आगे क्या आ गया जी, हाउ टू फिक्स 404। 404 पेजेस क्या होते हैं, 404 पेजेस। चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके साथ एक बने प्रैक्टिकल भी अटैच करना है। और यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर एक और फाइल होगी मेरे पास रीडायरेक्ट की। पहले वो देखते हैं, क्योंकि अभी हमने कैनोनिकल पढ़ा है, तो उसके साथ हमें रीडायरेक्ट पढ़ना चाहिए। व्हाट इज वाइट, ये वाला। अभी हम लोगों ने पढ़ा रीडायरेक्ट ही पढ़ा है, कैनोनिकल भी हमने रीडायरेक्ट पढ़ा, लेकिन कैनोनिकल रीडायरेक्ट किसको कर रहा है, क्रॉलर को कर रहा है, ठीक है, वो वर्चुअल रीडायरेक्ट है। अब हम फिजिकल रीडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं भाई हमने फिजिकली रीडायरेक्ट करना है एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब हम ये देखने लगे हैं कि रीडायरेक्ट हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स कितनी है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो पिछली स्लाइड की वजह से ये बहुत क्लियर हो गया कि व्हाट इज रीडायरेक्ट, है ना, ये तो समझ में आ गया।
अब रीडायरेक्ट की किस्में कितनी है जी हमारे पास, एक 301 होगा और एक 302 होगा, ठीक है। अब ये कोड से चल रहा है, अब हम देखेंगे ये करना किस तरीके से है, पहले ये समझते हैं ये होता क्या है। 301 का क्या मतलब है जी, ये मूव परमानेंट, और 302 का क्या मतलब होगा, टेम्परेरी मूव। अगर हम किसी बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे कोई शॉप होती है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी हो तो वो किसी दूसरी शॉप में चला जाए और लिखे जी हम वक्ती तौर पर इस दुकान में चले गए हैं, और फिर वो वापस उस पर आ जाते हैं। एक होता है कि वो जगह ही छोड़ देते हैं और नई जगह पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर लिख देते हैं ना, अब ये शॉप अब हमने छोड़ दिया है, अब हम इस जगह पर हैं, ठीक है, इस स्ट्रीट में आ जाए, यहाँ पर हमारी शॉप मौजूद। तो एक परमानेंट रीडायरेक्ट है और एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। अब हम जब एसईओ के हवाले से बात करते हैं तो जब हम परमानेंट रीडायरेक्ट लगाते हैं तो क्या उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। नंबर 1, URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर URL। इसका क्या मतलब है कि URL एक URL से परमानेंटली दूसरे पर चला जाएगा। ये कब करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने पहले एक डोमेन परचेज की थी, उसके साथ चल रहे थे, आपको लगा कि यार डोमेन नेम कुछ और होना चाहिए, आपने एक और नई डोमेन परचेज कर ली और आपने अपना एक तरीका, एक ऑप्शन तो ये है जो कि कम यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा कोई बंदा यूँ नहीं करेगा, इसलिए कि जब वो 4-5 साल एक डोमेन के साथ चल रहा होगा तो वो कभी भी उसको इस तरह नहीं करेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, या उसने अपनी कंपनी का नाम ही चेंज कर लिया, तो हो सकता है वो इस वजह से करता हो। अब लिखेगा तो कोई बंदा पुराना नाम, लेकिन जाएगा वो नए नाम के ऊपर। अब परमानेंट में और टेम्परेरी में डिफरेंस क्या है। 301 रीडायरेक्ट पासेस बिटवीन 90 to 99 ऑफ लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का क्या मतलब है, रैंकिंग पावर, यानी हमने तो एसईओ की हुई थी ना पुरानी वेबसाइट की, तो उसको ही हमने रीडायरेक्ट लगा दिया कि भाई इधर से उठाओ इधर ले जाओ। तो जब आपने परमानेंट रीडायरेक्ट लगाया होगा तो उसकी एसईओ की वैल्यू भी साथ चली जाएगी, यानी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई ये नहीं हमने समझना कि भाई अब नए सिरे से एसईओ ना करनी पड़ जाए। अगर आपने उसको परमानेंट लगाया है तो आप समझ लो कि साथ साथ एसईओ भी मूव कर रही है परमानेंट के साथ, ठीक है। परमानेंट की एक एग्जांपल तो ये दी है मैंने आपको, एक एग्जांपल और दे देता हूं जो कि ज्यादा पावरफुल एग्जांपल है इसके लिए, और वो क्या है कि आपने वेबसाइट पहले बनवाई थी तो आपकी वेबसाइट HTTP पर थी और 6 महीनों के बाद आपने SSL परचेज कर ली। वो वेबसाइट को लॉक लगा होता है ना, तो 6 महीनों के बाद हमने SSL परचेज की, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी वेबसाइट प्रोटेक्टेड हो गई है। तो अब हमारी वेबसाइट HTTP से किस पर चली गई, HTTPS पर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। पहले वेबसाइट HTTP से खुलती थी, अब कोई बंदा HTTP से वेबसाइट खोलेगा तो नहीं खुलेगी ना, या खुलेगी तो अनसिक्योर वाला वर्जन खुल जाएगा उसका। अब हम इसको परमानेंट रीडायरेक्ट लगाएंगे, हम इसे कहेंगे कि भाई ये पहले तो HTTP पर थी, अब इसे क्या करो HTTPS पर लगा लो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किससे लगाएंगे हम, 301। अभी मैं बताता हूं आपको कि 301 रीडायरेक्टर लगना किस तरीके से है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई है, मैंने भी आपको बता भी दिया। अच्छा, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, 302। 302 कौन सा है, ये टेम्परेरी है, ये हमने कुछ देर के लिए लगाना है। ये क्यों लगा सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर आपने एक वेबसाइट बनाई तो आपने कहा कि यार इसका दूसरा वर्जन भी थोड़ी सी एडिट करके 2 डिफरेंट वर्जन आपने वेबसाइट के बना लिया, तो हमने कहा इनको जरा टेस्ट करते हैं कि इनमें से बेहतर वाली कौन सी है, ठीक है। यानी 2 वर्जन बना दिए, एक वर्जन ओरिजिनली चल रहा है और एक वर्जन इस पे चल रहा है। तो आपने दोनों को देखने के लिए कि पहले ये देखा कि ये कैसा चल रहा है, फिर आपने दूसरे को चेक किया। तो टेस्टिंग करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेस्टिंग जो होगी ये लॉन्ग टर्म तो नहीं होगी, ये तो टेम्परेरी होगी। सो वक्ती तौर पर करेंगे, बाद में इसे रिमूव कर देंगे हम लोग। इसमें आपकी एसईओ की वैल्यू जो है वो साथ में मूव नहीं करती। फॉर रेकरिंग टेम्परेरी कंटेंट, या फिर आपने कोई ऐसा कंटेंट रखना है जो वक्ती तौर पर रखना है, तो उस वक्त भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ए-बी टेस्टिंग क्या होती है, मैंने अभी बता दिया कि आप किसी भी चीज़ के 2 वर्जन को टेस्ट करना चाहें कि भाई आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कौन सा वर्जन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ए-बी टेस्टिंग। ये ए-बी टेस्टिंग हर जगह आपको मिलेगी, ये आपको एड्स में भी मिलती है। जब हम एड्स लगाते हैं ना तो उसमें भी ए-बी टेस्टिंग होती है। ये आगे क्या लिखा हुआ है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या लिखा हुआ है, Quora.com, ठीक है। सो बताया हुआ शायद मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया कोरा को ना, कि भाई कोरा को इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा होता है कि जब मैं शुरू में लेक्चर दे रहा हूँ तो किसी को बता दूँ कि इसे यूज़ करो। इस पर जाएँ, अपना प्लेट बनाएं, क्वेश्चन पूछें, खुद आंसर्स करें, लोगों के सवालों के जवाब दें, ताकि आपका नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस हो और ये लिंक बिल्डिंग में आपके बहुत काम आएगा।
क्योंकि यहाँ पर जाकर जब आपने पार्टिसिपेशन करनी है तो यहाँ पर आपने लिंक बिल्डिंग करनी है। ये आपके और भी काम आता है। किस चीज़ के काम आता है? ये अफिलिएट मार्केटिंग के भी बड़ा काम आता है। अफिलिएट मार्केटिंग के कैसे काम आता है? एक वेबसाइट है जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग की ऑप्शन दे रही है, कह रही है भाई मेरी चीज़ों को सेल करो तो मैं आपको शेयर दूंगा उस पर। अब आपने क्या करना है, उसका एक आर्टिकल लिखना है जाकर यहाँ पे छोटा सा। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ के मुतालिक जानना चाह रहे होते हैं कि क्या चीज़ है। कोई बंदा पूछना चाहता है यार ये अच्छी है कि बुरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें और उसके बाद उसके अंदर लिंक इस्तेमाल करें उस वेबसाइट का जो उसने आपको दिया हुआ है सेल करने के लिए। तो जब भी कोई बंदा उस लिंक को क्लिक करके क्लिक करेगा और उधर से कुछ परचेज करेगा, जैसे आप लोग आईटी से रेलिवेंट हो तो हम होस्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं होस्टिंग की बात करूंगा, कई लोग कहेंगे नहीं सर ये अच्छी है, ये अच्छी है। हर बंदे की अपनी अपनी राय होगी, है ना। तो आप किसी एक की होस्टिंग की मार्केटिंग शुरू कर दें और उधर जाकर उस पर कुछ बताएं, आर्टिकल्स लिखें कि जनाब ये वेबसोल की होस्टिंग अच्छी है, आईटी लिंक की होस्टिंग अच्छी है, पता नहीं कितने सारे हैं। उसके बाद आपने उन्हीं के अकाउंट पे जाकर अपना एक अफिलिएट लिंक बनाया हुआ है। उन्होंने आपको एक लिंक दिया हुआ है कि भाई आपको अगर शेयर चाहिए तो आप ये वाला लिंक शेयर करें, तो जब इधर से कोई बंदा हमसे होस्टिंग परचेज करेगा तो उसका शेयर हम आपको देंगे। सो ये अफिलिएट मार्केटिंग के भी बड़ा काम आता है। ये तो अभी मैंने एक पॉइंट बताया, इसमें और बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। वो आपको लिंक सेल कर देती हैं कि भाई इस लिंक से भी आप चीज़ों को बेच सकते हो। सो कोरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू करें। अफिलिएट मार्केटिंग कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। ऑनलाइन लिखें, ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आएंगे। किसी भी वेबसाइट पे पहले क्लिक करें, वहां जाकर अकाउंट बनाएं, वो आपको कहेगा जनाब ये आपका अकाउंट बन गया है, इस लिंक को शेयर करें, इससे जो भी बिजनेस मिलेगा आपका। समझ आ गई? वेबसोल पर जाओ, उधर भी अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक बना होगा। जितनी भी होस्टिंग कंपनी है उन सबका अपना अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक बना होगा। फाइवर के ऊपर है ना, फाइवर का अफिलिएट प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि जिन लोगों की गिग्स रैंक हो रही हैं, ठीक है, तो आप उनकी गिग्स को प्रमोट करो। अब देखो ना, एक बंदे की गिग ही टॉप पर आ रही है, ऑलरेडी टॉप पर आ रही है, उसके तो ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिस बंदे को बिजनेस ज्यादा मिल रहा है, आप उसी की ग्रो करना शुरू हो जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोरा पर ही चले जाओ लेकर उसकी गिग को, यानी वो जो सर्विसेज दे रहा है उस सर्विसेज को मेंशन करो जो वहां पे पूछने लगा हुआ है, उसको बताओ जाकर, वो लिंक पे क्लिक करेगा, उससे सर्विस बाय करेगा, उससे आपको मिलेगा। इसमें अब आप कुछ नहीं कर रहे, आपने जब लिंक दिया ना तो आपके अकाउंट में पैसे उधर से भी आएंगे, ठीक है। ये अफिलिएट मार्केटिंग है। ये आपको एक जस्ट आइडिया दिया है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ये आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है किसी से सीखने के। सर इसमें पहले ही अकाउंट अपना रजिस्टर किया होगा आपने, किसने? जिसकी हम लिंक बता रहे हैं। फिर क्या, उसी ने तो लिंक दिया हमें सेल करने को यार। ये तो उसी ने तो सेल करने के लिए लिंक दिया है ना। हाँ, उसने हमें लिंक दिया है ना भाई। अब देखो, पीक सॉल्यूशंस वाले मुझको लिंक दे दें अगर फॉर एग्जांपल कि भाई आपने ये लिंक क्लिक करना है, इस क्लिक से जो एडमिशन होगा मैं आपको उसका कमीशन दूंगा। सपोज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, मैं करूँ अगर ऐसे होता तो जो लिंक पीक सॉल्यूशन वाले कहेंगे क्यों भाई मेरा एडमिशन क्यों करवाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे, ठीक है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला एडमिशन मेरा है, ये कैसे आप कह रहे हो ये मेरा है, यही है ना। लेकिन ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? वो एक लिंक बनेगा ना, जो उस लिंक के अंदर एक कोड होगा, वो कोड जो होगा ना वो आपकी आईडी होगी। उस आईडी के बिहाफ पर आपको पैसे ट्रांसफर हो रहे होंगे। मेरी बात समझ में आई है? यानी एक लिंक होगा, आपको पता है लिंक यूआरएल बनता है ना, उस यूआरएल में एक कोड होगा। समझ लो आपका आईडी है 203, तो उस लिंक के अंदर 203A लिखा होगा। अब वो 203 आपका ही लिंक है। अब उनको पता लग जाएगा कि जनाब ये ABC को मैंने लिंक सेल किया था, तो उसके थ्रू ये आई है मेरे पास पैसे, उसने ABC के अकाउंट में पैसे डाल देने। किसी को सेल होती है बुरी, तो इसीलिए तो अफिलिएट मार्केटिंग होती है कि भाई दूसरे लोग, हम तो कर ही रहे हैं, दूसरे लोग भी हमारी मार्केटिंग करें। इसी को तो कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि मैं तो सेल कर ही रहा हूं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशंस वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर एक इंटरफेस बनाए अफिलिएट मार्केटिंग का, और सब स्टूडेंट से कहें कि ये वाला लिंक है, इस लिंक को शेयर करना है आपने, यानी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अपने पेज के ऊपर। उसके नीचे आपने कहा डू यू वांट टू गेट एडमिशन, उसके नीचे आपने लिंक दे दिया। उस लिंक पे जब किसी ने क्लिक किया तो एडमिशन फॉर्म सामने आ गया। उस एडमिशन फॉर्म को जब किसी स्टूडेंट ने फिल करके एडमिशन ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शेयर क्लेम हो गया। पीक सॉल्यूशन वाले ऐसे नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं कहना, ये ऑटो सिस्टम बन गया आप खुद। मतलब इसके लिए उन्होंने ये नहीं कहना कि भाई आप ऐसे नहीं लाइन में लगे हुए बताने के लिए ये मेरे थ्रू आया था, ये मेरे थ्रू आया था। वो तो सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, लिंक में मेंशन है आपका नाम,
जिस लिंक से एडमिशन हो रहा है उस लिंक में मेंशन है कि ये लिंक आपका है। समझ आइए बात की। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ जी, एक हमने क्या देखा, कैनोनिकल टैग, और दूसरे नंबर पर क्या देखा हमने, रीडायरेक्ट। ठीक है, अब मैंने कहा था रीडायरेक्ट मैं आपको दिखाऊं अगर नेट चलेगा, वैसे आज उम्मीद नहीं है मुझे, नेट चल नहीं रहा सही, नहीं तो फिर इसका प्रैक्टिकल मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में, ये होस्टिंग में होगा, ये सारा काम होस्टिंग में जाके करना है। यानी ये सी पैनल में रीडायरेक्ट की ऑप्शन भी आ रही होगी, सी पैनल से जाकर मैं रीडायरेक्ट करूंगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं, अगर नेट चल पड़ता तो मैं होस्टिंग से बताता हूँ आपको, नहीं तो फिर इस प्रैक्टिकल को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। गलत, इसे खोलें। वेबसोल, इन सब कंपनियां भी बैठ गई हैं कल, है ना सारी। मैंने सुना है कई तो सिम भी बंद हो गई थी, है ना, नेटवर्क भी बंद हो चुके हैं। और अभी मुझे लगता है 1-2 दिन इसमें इन्होंने और लेने हैं। सर आज भी लाइट ऐसी है। हाँ, आज भी लाइट ऐसी 15-20 मिनट आती है और फिर चली जाती है, लेकिन चलो कम से कम बैटरी को चार्ज करने का टाइम तो दे रही है ना। कल तो बिल्कुल ही अंधेरे हो चुके हुए थे सब कुछ ना। लेस्को का नोटिस आया कि भी यही चलेगा जब तक नया स्केड्यूल नहीं आ जाता। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है उन्होंने प्लान तो 1 आवर का किया है ना, 1 घंटा आएगी, 1 घंटा एक घंटा फिलहाल यही। यहाँ अभी ये स्केड्यूल किया, अभी वो जब नया स्केड्यूल आएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो ये भी कॉन्सेप्ट साथ ही दे रहे। अब हमने एसएसएल को पढ़ा कि व्हाट इज एसएसएल, जरा एसएसएल के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। नीचे आए सबसे पहले जी, ये एसएसएल प्रोटेक्टेड है, इस पे लॉक बना हुआ है ना, और ये एसएसएल प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी हमने रीडायरेक्ट पढ़ा, मिसाल के तौर पर हमने आज की तारीख में इनका एसएसएल बाय कर लिया। अब कोई भी बंदा dastagir-engineering.com करेगा तो वो किस पर आ जाएगा, एकदम लॉक पर आ जाएगा वापस। ये रीडायरेक्ट में जाके बताएंगे, हम कहेंगे कि भाई HTTP को भी कर दो HTTPS पर, ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और ये थोड़ा सा SSL को समझ लेते हैं कि व्हाट इज SSL। HTTPS इज HTTP विद इंक्रिप्शन, बेसिकली है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTPS क्या है, इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का क्या मतलब है, यूं समझ लेंगे जैसे अभी मैं आपको एक कागज दूं कि जाओ भाई ये जाके जरा प्रिंसिपल को दे दो, तो आप यूं पकड़ते हुए लहराते हुए जाएं, सबको नजर आ रहा क्या है ना। और एक तरीका यह कि मैं उसको एक इन्वेलप में डालकर दे दूं कि ये उनको दे, तो किसी को नहीं पता रहेगा, सिर्फ इन्वेलप ही नजर आएगा। सो जब ऑनलाइन आपका डाटा ट्रेवल कर रहा होता है, तो जब HTTPS में आ जाता है तो उसको सील लग जाती है ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो अनसील हो जाता है। मतलब ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है कि HTTP में और HTTPS में क्या फर्क होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स is that HTTPS use TLS SSL to encrypt normal HTTP requests. As a result, HTTPS is far more secure than HTTP. A website that uses HTTP has HTTP in its URL. ये सिंपल, ये सारी बातें मैंने आपको उर्दू में भी सारी बता दी आपको। ठीक है, SSL क्या होता है जी, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई SSL में क्या होता है कि सील लग जाती है आपके डाटा को। ठीक है, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वो अनसील हो जाता है। तो यानी इसके बीच में खराब होने के चांसेस, हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं। यही वजह है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले ये जो SSL होती थी ये बाई चॉइस होती थी कि नहीं लेनी तो ना लो, लेकिन अब जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें कहता है कि भाई SSL लो इसके साथ। हालांकि ये होस्टिंग का हिस्सा नहीं है, इसकी प्राइस अलहदा से आपको देनी है। ये तकरीबन 2, 2.5, 3, 4 इस हिसाब से डिपेंड कर रहा होता है कि आप कैसी SSL ले रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग एट इंक्रिप्टेड लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, यानी क्या करता है, डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। सर्वर और क्लाइंट क्या है, मतलब जहां पर अभी मैंने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया है वो सर्वर है, यानी अभी मैं वेबसोल का सर्वर यूज कर रहा हूँ। और क्लाइंट क्या है, कोई भी बंदा जो चाहे अमेरिका में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, फैसलाबाद में बैठा हुआ है, उस वेबसाइट को खोल रहा है, वो उसका क्लाइंट है। तो क्या कहता है कि सर्वर और क्लाइंट की मशीन्स है, इनके अंदर मैं डाटा को इनक्रिप्ट करता हूँ। जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी एड्रेस की, तो मैं इसकी रिक्वेस्ट को सील लगाकर उसकी तरफ भेज देता हूँ। जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो रिक्वेस्ट अनसील हो जाती है। तो इस तरह क्या हुआ कि सर्वर ने बीच में से जितनी भी ट्रैवलिंग की है उसमें आपका डाटा सिक्योर था। ठीक है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट।
अब ये जो हम SSL परचेज करते हैं बेसिकली हमें क्या मिलता है, एक SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। और ये 1 साल के लिए होता है, ये भी जैसे आपकी डोमेन होस्टिंग 1 साल के लिए होती है, इसकी भी यही टेन्योर होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पहली दफ़ा अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले साल SSL फ्री दे देती हैं, लेकिन अगले साल से फिर आपको उसे पे ही करना पड़ता है, ठीक है। इज अ बिट ऑफ कोड ऑन योर वेब सर्वर दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यही बताया ना मैंने आपको कि सिक्योर हो जाता है आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए। खासतौर पर हमारा देखो ना, डाटा जा रहा होता है, कोई बंदा अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, करते हैं ना। मतलब मैंने फेसबुक पे ऐड चलाना है तो मुझे तो सारा डाटा एंटर करना है उसके ऊपर, अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने। तो जब हमने इसको इनक्रिप्ट किया हुआ है तो हमारा फेसबुक इनक्रिप्टेड है, तो हमारा सारा डाटा सेव होता है। When a web browser contacts your secured website, the SSL certificate enables, कह रहा है ये SSL सर्टिफिकेट ही है। जब कोई बंदा रिक्वेस्ट भेजता है तो SSL सर्टिफिकेट क्या करता है, सिक्योरिटी को इनेबल कर देता है, यानी आपकी रिक्वेस्ट को सील लगा देता है, और जब ये क्लाइंट के पास पहुंचती है तो अनसील हो जाती है। और ये जो SSL होती है ये सिर्फ वेबसाइट पे नहीं होती है, ये मेल पे भी होती है। यानी आप जब SSL परचेज करोगे, आपको पता है ना आपकी होस्टिंग में आपके ईमेल अकाउंट्स भी बनते हैं, तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, और वो भी आपका फिर डाटा सिक्योर हो जाता है, ईमेल का डाटा भी सिक्योर हो जाता है। तो SSL जरूर होनी चाहिए। ये डिफरेंसेस आगे जो मैं अभी बता भी रहा हूँ कि HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S वाला क्या है, सिक्योर आगे लग गया उसके, ठीक है, सब कुछ वही है। HTTP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, ये अब थोड़ी सी मुश्किल बात आ गई कि ये भाई लेयर क्या है। बेसिकली नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है, ठीक है, कि किस लेयर में कौन सा काम हो रहा होता है। तो उसने कहा कि जो ये भी एक वर्चुअल मॉडल है, खुद से बनाया हुआ है, मतलब फिजिकल तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर जैसे अब हम ये कहते हैं कि नीचे इंटरनेट की डिवाइस लगी हुई है, साथ ही उन्होंने एक हब लगाई हुई है जिससे पूरे सेंटर में डाटा ट्रैवल कर रहा है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो डाटा ट्रैवल कर रहा है ना, ये एक नेटवर्क मॉडल में डाटा ट्रैवल कर रहा है, कि ये पहले किस फेज से गुजर रहा है, फिर किस फेज से गुजर रहा है। सो इन फेजेस को उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लेयर मॉडल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा होता है। मतलब इट इज नॉट फिजिकल, कोई फिजिकल मॉडल नहीं है, ये भी एक वर्चुअल मॉडल है, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो कहाँ पर सिक्योर होता है और कहाँ पर सिक्योर नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो अनसिक्योर होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन नाम से अंदाजा हो रहा है कि जहाँ पे कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो सिक्योर होती है, यानी कि वो सील पोजीशन है, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब कोई चीज़ जा रही है तो उसको उसने सील किया हुआ है, क्योंकि उसने खुलना ही उस वक्त है जब उसने इस्तेमाल होना है। तो कहता है आपकी HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, और HTTP एप्लीकेशन लेयर पे, यानी एप्लीकेशन लेयर सिक्योर नहीं है और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर है। ट्रांसपोर्ट नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि अभी डाटा ट्रैवल के मोड में है। तो हमने SSL में यही पढ़ा है कि डाटा को सील कर देता है, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उस वक्त अनसील होता है। उसके बाद इसकी पोर्ट कौन सी है जी, 80 पोर्ट पे काम करता है। ये पोर्ट क्या होती हैं, ये वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं। एक फिजिकल पोर्ट है ना हमारे लैपटॉप के ऊपर, जहां हम USB लगाते हैं, माउस लगाते हैं, ऐसी चीजें लगाते हैं ना, पोर्ट्स पे ही लगाते हो ना। सो एक वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं जो उसने खुद से नंबर्स बनाए होते हैं कि भाई कौन सा डाटा कहाँ पे काम करेगा। तो उसने कहा जो HTTP है वो 80 पोर्ट पे काम करता है, और 80 की जो पोर्ट होती है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, प्रॉक्सीज के थ्रू भी इनेबल हो जाती है, जबकि 443 जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। नो इनक्रिप्शन। अच्छा, इनक्रिप्शन का क्या मतलब है? इनक्रिप्शन आप अक्सर देखते हो, आपको पासवर्ड लगाएं और जब नेक्स्ट टाइम उस पासवर्ड को देखें तो आपने 6 कैरेक्टर का पासवर्ड लिखा होता है, तो कभी 17 नजर आ रहे होते हैं, कभी 12 नजर आ रहे, मतलब डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स नजर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली करता क्या है, वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई भी बंदा उस पासवर्ड को ब्रेक ना कर सके। तो कहता है HTTP पे इनक्रिप्शन नहीं है और HTTPS पे इनक्रिप्शन है। ये अब हम क्या समझ क्या रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि SSL है क्या, मतलब SSL हमें किस तरह सिक्योरिटी देती है, हम ये चीज देख रहे हैं। ठीक है जी। सो ये हमारा खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया, रीडायरेक्ट भी हो गया। नेट तो नहीं चला मेरा ख्याल है, हाँ नहीं इसने बंद कर दिया। अच्छा इधर आए मेरे, एक मैंने लेयर बंद की थी ना, कौन सी बंद की थी पहला, 404 4, इसे भी खोल लेते, इसके पढ़ लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल अगली दफा करेंगे। 2 प्रैक्टिकल्स करने हैं अगली दफा, एक कौन सा रीडायरेक्ट वाला और एक प्रैक्टिकल करना है 404 का। यानी 404 में होता क्या है, ये तो हमने पहले शायद डिस्कस भी किया हुआ है थोड़ा सा, कि 404 में होता है कि जब कोई चीज़ मौजूद नहीं होती
तो वो 404 का एरर खुद ही जनरेट हो जाता है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है? इसका प्रैक्टिकल ये है कि हम अपनी 404 की फाइल खुद बना सकते हैं। मतलब एक तो 404 आएगा ना, हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं ताकि यूजर को पता लग जाए कि भाई कुछ गलती हुई है। तो हम अपना कंपनी का नाम, लोगो शोगो लगाकर अपना 404 एरर कर सकते हैं। यानी मैं एंड पे किसी को मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, मैं ईमेल भी दे सकता हूँ कि अगर आपको किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली अपनी रिक्वेस्ट इस पे भेज दें, ताकि हमें भी पता लग जाए कि भाई कुछ इशू हुआ है हमारी किसी वेबसाइट के साथ। यानी हम 404 की एरर खुद जनरेट कर देंगे। अदरवाइज क्या होता है, 404 की फाइल ऑटो बनी होती है, यानी फाइल नहीं खुल रही तो 404 का एरर आने लगा हुआ है। ठीक है, हाउ टू फेक फाइंड एंड फिक्स फाइंड योर करंट ब्रोकन लिंक्स। बेसिकली ये जो 404 एरर है ये कब आता है? जब आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने वेबसाइट अपलोड कर दी और index.html की फाइल नहीं है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। सो मैं जब भी वेबसाइट को रन करूंगा तो क्या होगा, वेबसाइट तो नहीं चलेगी ना। अभी जैसे भी हमने बात की है ना कि मैंने कहा इंडेक्स की फाइल को रीनेम कर दो, तो उसको तो नहीं मिल रही इंडेक्स की फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यही कहेगा ना कि भाई ये तो लिंक ब्रोकन है। तो ब्रोकन लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 404 का एरर। तो जब भी 404 का एरर आएगा तो आपने यही देखना है कि या तो एंकर के अंदर जो लिंक लिखा है वो गलत लिखा गया है, या वो फाइल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, या फाइल के स्पेलिंग में भी इशू हो सकता है, या उस फाइल की एक्सटेंशन में भी इशू हो सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। Ahref का ब्रोकन लिंक का टूल है, ब्रोकर, ये सारे लिंक्स ही हैं, ये मैं अब शेयर कर देता हूं आपसे। ठीक है, सो आप यहां से जिस पे भी क्लिक करोगे ये उधर चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूं तो कोई खामोशी होगी यहाँ पे। ठीक है, नेट नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आप आएंगे, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एसईओ का प्रोजेक्ट आया। ठीक है, तो मैंने उसका एसईओ ऑडिट भी किया। एसईओ ऑडिट के अंदर हमें ब्रोकन लिंक्स नजर नहीं आएंगे। ब्रोकन लिंक्स हमें अलहदा से मैनुअली चेक करने पड़ेंगे। लेकिन मैनुअली का मतलब ये भी नहीं है कि मेरी एक वेबसाइट है उसमें 1000 URL है तो मैं एक एक को खोल के तो नहीं देखूंगा कि ये चलता है कि नहीं चलता, बल्कि मैं किसी टूल में जाऊंगा और वहां पर पूरी वेबसाइट का नाम लिखूंगा और उससे कहूंगा कि भाई चेक करो इसके अंदर ब्रोकन लिंक्स हैं। 10, 20, 50 जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे URL मेरे पास आ जाएंगे उनके। फिर मैं डेवलपर से कहूंगा कि भाई ये चेक करो ये क्या इशू है कि इतने सारे ब्रोकन लिंक्स क्यों आने लगे हुए हैं। फिर वो उनको रिजॉल्व करेगा। समझ आ गई बात की? ये जो इतने सारे टूल्स इसमें आ रहे थे बेसिकली ये किस लिए थे? ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और ये एसईओ ऑडिट में ब्रोकन लिंक्स नहीं आएंगे। एसईओ ऑडिट करेंगे, ऑन साइट एसईओ सारी बता रहा होगा, लेकिन आपको नहीं दिखाएगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स भी मौजूद हैं। सो ब्रोकन लिंक्स आपको देखने के लिए ये टूल्स यूज करने, ये फ्री टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी पेड टूल नहीं है। चलें जी, आगे मैंने पढ़ाना था आपको, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्ट लेयर को मैंने डिफाइन किया हुआ है, जो मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इनक्रिप्ट डाटा सेंट ओवर द इंटरनेट। यानी कि नेट से जब डाटा ट्रांसफर करते हैं हम तो वहां पर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर हो रहा होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर कोई गाड़ी नहीं है, कोई चीज नहीं है कि जिसपे बैठ के डाटा नहीं जाना। ठीक है, एक मॉडल में उन्होंने बताया है। टू इंश्योर हैकर्स आर अनेबल टू सी व्हाट यू ट्रांसमिट, यही सारी चीजें मैंने भी आपको बताई हैं कि हैकर्स को नहीं पता लगता कि कौन सा डाटा ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रैवल करने वाली कोई भी चीज नजर नहीं आती है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में आ जाती है। चलिए।